नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप प्राइम टाइम पर एनडीटीवी इंडिया पर देख रहे हैं हमारा एक खास शो खबरों की खबर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। कल मौनी अमावस्या है। महाकुंभ के मेले में जिस दिन की सबसे बेसब्री से प्रतीक्षा होती है वो मौनी अमावस्या का ही होता है। इसीलिए बड़ा दिन होता है, बहुत बड़ा अमृत स्नान भी होता है। खबरों की खबर में हम आपको सबसे पहले यही दिखाएंगे कि महाकुंभ में मौनी अमावस्या के अमृत स्नान के लिए कैसे करोड़ों श्रद्धालुओं के हुजूम से महाकीर्तिमान बनने वाला है। प्रशासन ने बड़ी तैयारियां की हैं, कुछ शिकायतें भी आई हैं, उनको भी दूर करने में यूपी की सरकार, यूपी का प्रशासन लगा हुआ है। अगली खबर जो आज हम बात करने वाले हैं अपने इस बुलेटिन में, वो गंगा यमुना के संगम से निकलकर आपको हम दिल्ली में ले आएंगे, यमुना के तट पर, जहां पर आज यमुना में जहर पर चुनावी राजनीति अब तेज हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने बड़ा इल्जाम लगाया है और अब बीजेपी उनको घेर रही है। हम आपको बताएंगे कि यमुना में प्रदूषण के जहर के पीछे दरअसल है कौन जिम्मेदार। और तीसरी खबर जिस पर आज हम बात करने वाले हैं, हम आपको अमेरिका लिए चलेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ताबड़तोड़ फैसलों के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, जिससे बहुत सारे लोग तुगलकी फैसला भी अब मान रहे हैं और इसमें अमेरिका का भी नुकसान होता वो देख रहे हैं। और साथ में चौथी खबर जो आज हम आपको दिखाएंगे वो चीनी एआई यानी चाइना में बनने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो नया सॉफ्टवेयर आया है डीप सीक के बारे में, जिससे अमेरिका इस वक्त बुरी तरीके से हिला हुआ है और इस डीप सीक ने अमेरिका के टेक शेयरों में आज कोहरा मचा के रख दिया। लेकिन शुरुआत करना चाहेंगे महाकुंभ के महाअमृत स्नान से। कल मौनी अमावस्या है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, और माना जाता है कि महाकुंभ में स्नान के लिए यह सबसे पवित्र दिन होता है। 8 से 10 करोड़ लोग कल संगम में आकर पवित्र डुबकी लगा सकते हैं, ऐसा एक अनुमान है। एक अनुमान यह भी है कि बीते 17 दिनों में महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 15 करोड़ से लगभग आगे निकल जाएगा। ये दोनों ही आंकड़े ऐसे हैं जो पहली बार सामने आए हैं, ऐसा यूपी सरकार का दावा है। यानी अब की बार महाकुंभ में एक नया कीर्तिमान बन रहा है। इतनी बड़ी तादाद में जब भीड़ आ रही है, भीड़ उमड़ रही है, सब गंगा में जाकर डुबकी लगाना चाहते हैं, संगम जाना चाहते हैं। ऐसे में कुछ अव्यवस्थाओं की शिकायतें भी आई हैं। लेकिन आज इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि अगर आप भी महाकुंभ जाना चाहते हैं, वहां जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसी क्या जानकारियां हैं जो आपके पास होनी ही चाहिए। आपको अगले कुछ मिनट मेरे साथ बिताने होंगे। हम आपको तफसील से बताएंगे कि कैसे आपका ये महाकुंभ का दर्शन और ये पवित्र स्नान की डुबकी संभव हो सकती है। शुरुआत करते हैं इस रिपोर्ट से। ये तैयारी है महाकुंभ में किसी भी तरह की अनहोनी को पूरी तरह से रोकने की। महाकुंभ के दूसरे अमृत स्नान यानी मौनी अमावस्या के स्नान के दिन करोड़ों की भीड़ सुरक्षित तरीके से संगम तक आए और महाकुंभ में स्नान कर सके, इसके लिए एटीएस यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड पूरी तरह से चाक चौबंद है। इस मॉकड्रिल में आप देख सकते हैं कि कैसे साजिश करने वाले को तत्काल कब्जे में ले लिया गया। आज हम आपको बताएंगे कि महाकुंभ के दूसरे अमृत स्नान के लिए क्या तैयारी है। अगर आप भी महाकुंभ जा रहे हैं तो आपके पास क्या जानकारियां होनी चाहिए। मौनी अमावस्या के अमृत स्नान का आखिर इतना महत्व क्यों है? मौनी अमावस्या के अमृत स्नान का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है? और आप प्रयागराज के साथ वाराणसी और अयोध्या जा रहे हैं तो किन बातों का ख्याल रखें? सबसे पहले ये विहंगम दृश्य देखिए। संगम पर आस्था का अथाह समंदर उमड़ा है। ये वही जगह है जहां एक तरफ से गंगा और दूसरी तरफ से यमुना आकर मिलती है। माना जा रहा है कि मौनी अमावस्या के स्नान के लिए एक दिन पहले ही लोग संगम तट पर पहुंच गए हैं, यानी ये भीड़ अभी और बढ़ेगी।
पिछले 17 दिनों में महाकुंभ में डुबकी लगाने वालों का आंकड़ा 15 करोड़ के पार पहुंच चुका है। ये पहली बार है कि कुंभ में 15 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया है। अकेले मकर संक्रांति के दिन 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया था। माना जा रहा है कि बुधवार 29 जनवरी को यानी मौनी अमावस्या के दिन 8 से 10 करोड़ लोग महाकुंभ के अमृत स्नान में भाग लेंगे। हमारे लिए दिवाली है। मजा आ रहा है। हमारे को अगला महाकुंभ ये इससे भी एक्साइटमेंट ज्यादा है कि बढ़िया कह रहे हैं कि हर साल होना चाहिए महाकुंभ। तो 12 साल में ही होगा, कुंभ 6 साल में होगा, लेकिन लोगों की आस्था इस तरह की है और इस इंतजाम को देख करके भी लोग खुश हैं। आप देखिए तस्वीरों में कैसे हमें देखते ही लोग नारेबाजी कर रहे हैं, खुशी जता रहे हैं और सिर्फ इंतजार है मौनी अमावस्या का दिन का। आज जरा चाचा गाना गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं चाचा? रीत सदा की रीत सदा, मैं गीत यहाँ के गाता हूँ और भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता। मौनी अमावस्या का दिन महाकुंभ के लिए सबसे बड़ा दिन है क्योंकि 10 करोड़ से ज्यादा लोग महाकुंभ में आने वाले हैं। और जरा मेरे पीछे इस तस्वीर को देखिए और इस तस्वीर को देख के आपको अंदाजा लग सकता है कि जो मौनी अमावस्या के दिन को लेके कितना एक्साइटेड है। कितने एक्साइटेड हैं? बहुत बहुत आनंद आता है। हम भाग्यशाली है, गुजरात से इधर पहुंचे हम। तो अच्छा हुआ, इतना सारा सब प्रबंध हुआ है। कहाँ से हैं आप? हम बाड़मेर से हैं, पाकिस्तान बॉर्डर बाड़मेर से आए, राजस्थान बाड़मेर से आए हैं। व्यवस्था गवर्नमेंट की बहुत अच्छी की हुई है और मेला बहुत ज्यादा है। जो पब्लिक आई है ना, हमारे आसपास से बहुत ज्यादा आई है। हर हर महादेव। इस बीच आस्था की डुबकी लगाने के लिए हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज भी महाकुंभ पहुंच रहे हैं। ऐसी ही हस्तियों में ब्रिटिश बैंड कोल्डप्ले के लीड सिंगर क्रिस मार्टिन और उनकी गर्लफ्रेंड डकोटा जॉनसन का नाम भी शामिल हो गया। भगवा कपड़े पहनकर महाकुंभ में पहुंचा हॉलीवुड का ये हॉट कपल चर्चा का केंद्र बन गया। इन दोनों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। एक वीडियो में वो कार में बैठकर श्रद्धालुओं के बीच से गुजरते दिखाई दिए। इस दौरान मीडिया पर्सन्स और आम लोग इनसे बात करने और सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे थे। क्रिस मार्टिन और डकोटा जॉनसन म्यूजिक कॉन्सर्ट के सिलसिले में 16 जनवरी से ही भारत में हैं। भारत में बड़ी फैन फॉलोइंग वाले क्रिस मार्टिन मुंबई और अहमदाबाद में अपने कॉन्सर्ट से दर्शकों का दिल जीत चुके हैं। मुंबई में उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया था और अहमदाबाद में गणतंत्र दिवस के मौके पर वंदे मातरम गाकर फैंस को खुश कर दिया था। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा कि कल मौनी अमावस्या है, महाअमृत स्नान है, करोड़ों की संख्या में लोग पहुंचने वाले। लेकिन आपको बता दें, अमृत स्नान के दिन पर डुबकी लगाने का पहला अधिकार अखाड़ों को होता है। ब्रह्म मुहूर्त से ही ये पावन काम शुरू हो जाता है। कौन सा अखाड़ा कब कल डुबकी लगाएगा, आपको इस बारे में तफसील से बता देते हैं। अमृत स्नान के लिए जो समय तय हुआ है, सुबह 4 बजे मौनी अमावस्या का अमृत स्नान होगा और श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी इसकी शुरुआत करेगा। श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा भी इसी वक्त पर साथ में होगा। 4:50 पर श्री निरंजनी अखाड़ा और श्री पंचायती अखाड़ा आनंद इनकी बारी आएगी। सुबह 5:45 बजे यानी 5:45 पर श्री पंच दशनम जूना अखाड़ा और श्री पंच दशनम आवाहन अखाड़ा और श्री पंचाग्नि अखाड़ा यहां पर पहुंचेंगे। सुबह 8:25 पर श्री पंच निर्वाणी अणी अखाड़ा की बारी आएगी। सुबह 9:05 पर श्री पंच दिगंबर अनी अखाड़ा की बारी आएगी। उसके बाद सुबह 10:05 पर श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़े का वक्त है। उसके बाद सुबह 11 बजे का वक्त है श्री पंचायती नया उदासीन अखाड़े का। दोपहर 12:05 पर श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन का वक्त आएगा। ये तमाम लोग पहुंचेंगे डुबकी के लिए। और दोपहर 1:25 पर श्री पंचायती निर्मल अखाड़ा है, उसका वक्त मुकर्रर किया गया है। माघ महीने की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं, जैसा कि हम आपको शुरू से बता रहे हैं। और ऐसा कहा जाता है कि इस खास तिथि को प्रयागराज के पवित्र संगम में देवताओं का निवास होता है। यही वजह है कि इस दिन संगम स्नान का विशेष महत्व है। इस पवित्र स्नान के लिए एक दिन पहले से ही लोग प्रयागराज पहुंच गए हैं। इतना ही नहीं, देश के दूसरे शहरों में भी रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़
देखी जा रही है। आस्था का समंदर सिर्फ प्रयागराज में ही नहीं उमड़ा है, असर वाराणसी में भी है, असर चंदौली में भी है, असर पटना में भी है, असर बलिया में भी है, असर दिल्ली तक है और अयोध्या में तो महाकुंभ का महाअसर दिख ही रहा है। आपको आगे बताएंगे एक एक जगह का हाल कि वहां इतनी भीड़ क्यों है, लेकिन पहले यह समझ लीजिए कि जिस मौनी अमावस्या को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ प्रयागराज में उमड़ रही है, उसका इतना महत्व क्यों है। ऐसी मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन पितृ धरती पर आते हैं और इस दिन संगम में स्नान के साथ पितरों का तर्पण और दान करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि मौनी अमावस्या पर स्नान से सभी पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। इस खास मौके पर रामायण सीरियल में राम का किरदार निभाकर देश दुनिया में मशहूर हुए अरुण गोविल भी महाकुंभ पहुंचे। अरुण गोविल ने स्नान के बाद प्रसाद वितरण किया। बीजेपी सांसद और अभिनेता अरुण गोविल ने इसके पहले अपनी पत्नी के साथ महाकुंभ में डुबकी लगाई और इसकी तस्वीरें भी साझा की। स्टे बहुत अच्छा है, बहुत कंफर्टेबल स्टे है और इस्कॉन अडानी का जो ये फाउंडेशन है, इन्होंने यहाँ महाकुंभ में इतना अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। इस्कॉन तो शुरू से ही जाना जाता है इन कामों के लिए और अडानी फाउंडेशन भी साथ में जुड़ा है, तो दोनों मिलकर जैसे कहते हैं ना कि 2+2=4 हो जाते हैं, तो वैसा कुछ हुआ है। दोनों ही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही मानवता का काम है ये और जो इंतज़ाम है सारे बहुत अच्छे हैं, रहने का इंतज़ाम बहुत अच्छा है, अगर फिज़िकल सेंस में भी हम पूछें तो, और खाना वगैरह सभी बहुत अच्छा है और सभी जो है बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। खास बात यह है कि जो लोग महाकुंभ के लिए प्रयागराज आ रहे हैं वो रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या भी पहुंच रहे हैं। यही वजह है कि अयोध्या में भी श्रद्धालुओं का समंदर दिख रहा है। ऐसे में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के प्रमुख चंपत राय ने क्या अपील की, आपको भी सुननी चाहिए। कुंभ मेला में प्रयागराज संगम में स्नान करने के लिए जाने वाले भक्तों की बड़ी संख्या स्नान के पहले अथवा स्नान के बाद अयोध्या दर्शनार्थ आ रही है। अयोध्या का आकार बहुत छोटा है, भूगोल छोटा है और इसलिए अयोध्या इतनी अधिक संख्या को सभी प्रकार की नागरिक सुविधाएं प्रदान करने में अभी समर्थ नहीं है, कुछ समय और लगेगा। मेरा निवेदन है अयोध्या के पास पड़ोस के भक्तजन 10-15 दिन बाद भी अयोध्या आ सकते हैं, ताकि आसाम, बंगाल, उड़ीसा, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, केरल, कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, मुंबई, ये जो बहुत दूर दूर के भक्तजन प्रयागराज में आए हैं, इन्हें आसानी से अयोध्या में दर्शन मिल सकेंगे और अयोध्या के पास पड़ोस का समाज 500 किलोमीटर तक के त्रिज्या का समाज कभी भी अयोध्या आकर दर्शन कर सकता है। 10-15 दिन के पश्चात मेरे इस सुझाव पर विचार करें। अत्यधिक संख्या के कारण दर्शनार्थियों को अधिक दूरी पैदल चलनी पड़ रही है। आपने ये अपील तो सुन ली और ये भी समझ लिया कि अयोध्या में भीड़ कम होना क्यों जरूरी है। आइए अब आपको 5 और शहरों की तस्वीरें दिखाएं। वाराणसी, चंदौली, बलिया, पटना और दिल्ली का हाल हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए कि प्रयागराज के महाकुंभ में पहुंचने के लिए किस कदर आपाधापी है। ऐसे में अगर आप भी प्रयागराज जाने की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी सुविधा का ख्याल जरूर रखें। वाराणसी कैंट पर इस समय जबरदस्त भीड़ है।
प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों पर जबरदस्त धक्का मुक्की है। आप देख सकते हैं कि ये हजारों लोग, ये ट्रेन आई है प्रयागराज जाने के लिए, इंतजार में खड़े हुए हैं कि किस तरफ ट्रेन रुके और उसके डब्बे में जाए। कई लोग अभी डब्बे को पकड़ने के चक्कर में गिर चुके हैं। यहाँ से लेकर के करीब 400 मीटर दूर तक जो प्लेटफॉर्म है वहाँ भीड़ लगी हुई है, हजारों लोग हैं। रेलवे ने दावा किया था कि स्पेशल ट्रेन यहाँ चलाई जाएगी, जिस तरह की कोई परेशानी यात्रियों को न हो कुंभ में जाने के लिए। लेकिन आप देख सकते हैं कितनी भीड़ लगी है, देखिए कितनी धक्का मुक्की हो रही है। यहाँ पर लोग घुस नहीं पा रहे हैं, ट्रेन का दरवाजा बंद है और यहाँ पर हर डब्बे में करीब 500 लोग घुसने की तैयारी में है। पानी नहीं उठते, खूब भीड़, बहुत ज्यादा भीड़ है। तो क्या अंदर घुसने का प्रयास किया था? पारबो ना, जा नहीं पा रही है। आप बताइए। हाँ तो जा रहा, तो वहाँ का कुंभ मेला का जा रहा, तो हम लोग तो ट्रेन तो आई है, क्यों नहीं जा पा रहे? अरे तो बहुत भीड़ आते ना, ज्यादा ठेला ठेली करते हम तो पार्टी ना। सूरत गुजरात से आई थी प्रयागराज के दर्शन करने के लिए। अभी मैं विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ भगवान के करके आ रहा हूँ। इसमें ट्रेन में एक पैर रखने की जगह ही नहीं, कहीं पे नहीं, एक चावल रखने की नहीं, मरना नहीं है, जाना भी नहीं है। मैं प्रयागराज नहाने के आया हूँ, अभी मुगल सराय स्टेशन में उतरा हूँ और प्रयागराज के लिए मैं जा रहा हूँ। योगी जी की सबसे अच्छी व्यवस्था है, हर आदमी के पीछे पुलिस है और आप लोग का भी बहुत अच्छा व्यवस्था है। हमें तो नहीं लगता है कि ऐसी सुविधाएं कभी जीवन में मिला था और कभी मिल पाएगा, लेकिन आने वाले जब समय में स्पेशल ट्रेन जा रही है, आप लोगों को आराम से बैठने को बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा से बैठे हम लोग। जितनी सुविधाएं सरकार ने दिया है बहुत अच्छा दिया है। टाइम से आवते गाड़ी तो तले भीड़ होता, आदमी चढ़ता तले ओले से ढकेला लगा तले मर्दाना लो चढ़े नहीं खेलो दे। कितना देर से बैठल? 2 घंटा से बैठल बनी जा। कहाँ जाए के बा? हमने के जाए के भाई इलाहाबाद नहाए कुंभ। श्रद्धालुओं की संख्या है, श्रद्धालुओं की तादाद है वो इतनी ज़्यादा है कि रेलवे का जो ये इंतज़ाम है वो नाकाफ़ी है। और अगर आप देखें ये कुंभ मेला स्पेशल है, पटना जंक्शन पे खड़ी है, पटना से प्रयागराज जा रही है। इस तरह की कई ट्रेन जो है सुबह से शाम तक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। हर ट्रेन में देख रहे हैं बहुत ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है। हाँ, भीड़ तो है, हम लोग तो टिकट लिए हैं। कुंभ में लगातार लोगों का सैलाब देखने को मिल रहा है। हर दिन लाखों लोग स्नान करने को पहुंच रहे हैं और ऐसे में 29 जनवरी जब मौनी अमावस्या का दिन है, उस दिन और भी संख्या में लोगों की आने की उम्मीद है पूरे देश भर से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आनंद विहार रेलवे टर्मिनल दिल्ली में, जहां भी लोगों की जो संख्या है काफ़ी देखने को मिल रही है। ऐसे लोग जो प्रयागराज की ओर जा रहे हैं, महाकुंभ में जा रहे हैं। दिक्कत यही है कि अब 2 महीना टिकट करवाने के बाद भी ट्रेन टाइम से नहीं मिल रहा है। 8 बजे रात में अभी कोई सस्पिशन है ट्रेन में कि 8 बजे के बाद भी आगे समय बढ़ेगा या कैंसिल होगा, रद्द होगा, अभी कोई भरोसा नहीं है। सुबह पहुंचना था 4 बजे पर वहाँ पहुंच नहीं पा रहे। अब ट्रेन पता नहीं आएगी नहीं आएगी, 6 घंटे लेट वैसे भी है। मौनी अमावस्या के मौके पर भारतीय रेलवे ने भी ऐतिहासिक तैयारी कर रखी है। 29 जनवरी को रेलवे एक ही दिन में अभी तक के इतिहास में सबसे ज्यादा ट्रेन चलाने जा रहा है। 29 जनवरी को 360 ट्रेनें चलाने की योजना है। मौनी अमावस्या के लिए खास तौर पर 132 ट्रेनों की योजना बनाई गई थी, लेकिन 13 और 14 तारीख को ये ट्रेनें शुरू की जा चुकी हैं। 29 जनवरी को 190 विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। जानकारी के मुताबिक कुल मिलाकर इस महाकुंभ में 3000 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। प्रयागराज में भीड़ कम करने के लिए कुछ ट्रेनों के स्टॉप भी बदले गए हैं। इलाहाबाद पहुंचने के लिए जाहिर तौर पर लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आस्था है, विश्वास है और कुंभ में डुबकी लगाने की, संगम में डुबकी लगाने का जो एक भरोसा है वो करोड़ों लोगों को एक साथ इस वक्त प्रयागराज लेकर आ रहा है। इसीलिए इतनी अव्यवस्था दिखाई दे रही है, लेकिन थोड़ा सा सब्र से काम लेंगे तो सब आसानी से संभव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब गंगा यमुना के संगम से चलकर आपको यमुना किनारे दिल्ली लिए आते हैं। यूँ तो हमारे देश में नदियों का हाल काफ़ी बुरा है, लेकिन यमुना सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है। उसमें भी दिल्ली में यमुना का हाल ये है कि इसमें कई जगहों पर तो ऑक्सीजन ही नहीं है। यमुना की सफाई तो किसी सरकार या मुख्यमंत्री ने नहीं की, लेकिन राजनीति यमुना के नाम पर सबने की है। उस पर से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के यमुना में जहर मिलाने वाले के बयान पर आज दिन भर हंगामा मचा हुआ है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने केजरीवाल पर अब
मानहानि का मुकदमा ठोक दिया है। दिल्ली में आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। 0.5 ppm अमोनिया यमुना के पानी में है, यानी 6 गुना ज्यादा अमोनिया। भारत में नदियां तो 400 के पार हैं, लेकिन ऐसी नदी नहीं देखी होगी जिसमें गंदगी और प्रदूषण झाग के रूप में साफ साफ दिखे। ये अभिशाप यमुना के दिल्ली वाले हिस्से के सिर पर ही बंधा हुआ है, लेकिन अब तक इस पर जहरीली राजनीति भी शुरू हो गई है। दिल्ली के लोगों को पीने का पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है। हरियाणा में यमुना के रास्ते पीने का पानी आता है। ये पानी जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने दिल्ली में भेजा है, इसके अंदर उन्होंने ऐसा जहर मिला के भेजा है जिसका दिल्ली में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उसमें भी उसकी सफाई नहीं हो सकती। दिल्ली के अंदर मेरा परिवार है, दिल्ली में मेरा घर है, दिल्ली के लोगों का आशीर्वाद मुझे है। अरे मैं कैसे जहर मिला करके उनको पानी पिला दूंगा? ये कैसे सोच लिया इसने? इसकी मानसिकता कैसी हो गई है? ये क्या सिद्ध करना चाह रहा है? ये क्या कहना चाह रहा है? केजरीवाल, तेरा सुपड़ा साफ हो रहा है, तो बच नहीं रहा है। उन्नीस में दिल्ली विधानसभा का गठन होने और चुनाव के वक्त से लगातार यमुना की सफाई बड़ा चुनावी मुद्दा बनती रही है। किसी ने टेम्स की तरह साफ सुथरा बनाने का वादा किया, तो किसी ने यमुना को बिल्कुल शुद्ध बनाने का। लेकिन यमुना से किए गए हर वादे टूटते रहे और कोशिशें कभी हुई नहीं। नतीजा ये हुआ कि जब चुनाव सर पर मंडराने लगा तो 10 साल तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर यमुना में जहर घोलने के आरोप वाला बम फोड़ दिया। पाप चढ़ेगा तुमको, लोगों की बददुआएं लगेंगी। गंदा पानी, जहर वाला पानी अगर जनता को पिलाओगे, मेरे को डरा रहे हैं केस कर देंगे, कर दो केस। तुम जनता को मारोगे क्या? दिल्ली की जनता को तुम जहर का पानी मिलाओगे और केजरीवाल आवाज उठाएगा तो डराओगे कि केस कर देंगे? कर दो केस, लेकिन दिल्ली की जनता को मरने नहीं दूंगा मैं। जहर का पानी नहीं पिलाऊंगा मैं दिल्ली की जनता को। लेकिन केजरीवाल के आरोपों की धज्जियां चंद घंटों के अंदर ही दिल्ली जल बोर्ड ने उड़ा दी। केजरीवाल के आरोप के बाद दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा कि यमुना में जहर मिलाने को लेकर केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। केजरीवाल का बयान दिल्ली और हरियाणा के संबंधों को बिगाड़ सकता है। अमोनिया की मात्रा हर साल इस मौसम में बढ़ती ही है। वजीरपुर बैराज में पानी के अंदर अमोनिया का स्तर बढ़ा हुआ पाया गया है, लेकिन पानी में अमोनिया के स्तर में सुधार भी हो रहा है। अफरा तफरी मच जाए, दिल्ली के लोग मर जाएं। सिरों पर दबाव बनाया। लेकिन ये बयान जैसे ही आया, मुख्यमंत्री आतिशी ने ये आरोप लगा दिया कि दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ ने उपराज्यपाल के दबाव में ये बयान दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने एलजी साहब के माध्यम से दिल्ली सरकार के अफसरों पर दबाव बनाया और दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ से ये चिट्ठी रिलीज करवाई। क्या बात है? दूसरी तरफ हरियाणा सरकार के मंत्री और हरियाणा में बीजेपी के विधायकों ने केजरीवाल के बयान पर धरना प्रदर्शन किया। मानहानि का मुकदमा होगा, सो अलग से। हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिल्ली वालों की पानी की सप्लाई डिस्टर्ब करने के लिए हरियाणा से अपने फैक्ट्रियों का सारा पोल्यूशन यमुना नदी में छोड़ना शुरू कर दिया है। अरे कहीं भी चले जाए, मैं तो इलेक्शन कमीशन को कहूंगा, ऐसे गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य के लिए, लोगों को झूठ बोलने के लिए, लोगों से उनको बैन किया जाना चाहिए, उनके कैंपेन को बैन किया जाना चाहिए। और उन्होंने कहा कि हरियाणा के लोग, अरे भैया तो तथ्य है, हरियाणा से हम कितने बीओडी का पानी दे रहे हैं और वो कितने बीओडी का पानी फरीदाबाद में यमुना से देने का काम कर रहे हैं। इसकी जांच होगी और उन पर जो भी आरोप बनेंगे उन आरोपों को लगाकर मुकदमा दर्ज करने का काम होगा।
केजरीवाल के आरोपों के नहले पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सवालनुमा जवाब का तहला मारा। केजरीवाल का पहला आरोप है कि हरियाणा की बीजेपी सरकार ने जहर मिला पानी भेजा। इस पर सैनी ने पूछा कि कौन सा जहर और कितने टन जहर डाला गया। केजरीवाल का दूसरा आरोप है कि जहर को दिल्ली के इंजीनियरों ने पकड़ लिया। तो सैनी ने पूछा कि इंजीनियरों ने किस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि पानी में जहर है। केजरीवाल ने तीसरा आरोप लगाया कि उस पानी को लोग पीते तो मर जाते, जो एक सामूहिक नरसंहार होता। इस पर सैनी ने सवाल किया कि अगर पानी जहरीला था तो कम से कम मछलियों को तो मरना था। कितनी मछलियां मरी? केजरीवाल जी, चुनाव में हार जीत तो होती है, भोला सा चेहरा बनाकर हरियाणा सरकार पर जहर मिलाने का आपने आरोप लगाया है। दिल्ली वासियों को डराने का काम किया है। इससे ओछी और इससे नीची कोई राजनीति नहीं हो सकती है, राजनीति नहीं हो सकती। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने तो थे ही, लेकिन अब इसमें कांग्रेस भी कूद गई। संदीप दीक्षित ने इसको लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल को पत्र भेजा है। दिखाइए कोई एक्टिविटी दिखाइए कि आप जहर साफ कर रहे थे। आपको मापदंड बताइए जिसमें आपने जहर चेक किया हो। कौन सा जहर था, क्या जहर था? आपके खुद जल बोर्ड के सीईओ कह रहे हैं कि ऐसी कोई खबर नहीं है। बात चुनाव आयोग तक पहुंच गई है। अपना पक्ष रखने के लिए बीजेपी की तरफ से केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चुनाव आयोग से मुलाकात की, तो आपकी तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान चुनाव आयोग के दफ्तर पहुँचे। दिल्ली में यमुना पर राजनीति गंदगी से जहर तक का सफर तय कर चुकी है। हर चुनाव में यमुना की सफाई एक मुद्दा बनता है, लेकिन सरकार बनने के बाद राजनीतिक पार्टियां उससे पलड़ा झाड़ लेती हैं। लेकिन इस बार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए यमुना पर जहरीली राजनीति की शुरुआत हुई है। लेकिन सवाल है कि जिस राजनीति की शुरुआत ही इतनी जहरीली है, उसका अंत कितना विषैला होगा। लेकिन फैसला दिल्ली की जनता को करना है। मैं अश्विनी कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। दिल्ली की जनता तो फैसला 5 फरवरी को करेगी, लेकिन इस बीच चुनाव आयोग भी अब एक्शन में आ गया है। उसने अरविंद केजरीवाल को 24 घंटे का वक्त दिया है कि यमुना में जहर मिला है। अगर इस बात का कोई सबूत है तो वो सबूत पेश करें। चुनाव आयोग ने वैमनस्यता पैदा कर गंभीर आरोप है। ये कानूनी है जिसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। दिल्ली में यमुना की साफ सफाई पर सियासी रोना तो बहुत रोया जाता है, लेकिन सिर्फ चुनावों के वक्त। चुनाव खत्म, यमुना की दुहाई भी खत्म। लेकिन हम आज विस्तार से आपको बताते हैं कि यमुना को क्यों जहरीली मान लिया गया है। इसका बड़ा कारण है यमुना में फैला प्रदूषण, जिसको आगे बताएंगे कि इस प्रदूषण की वजह क्या है। दूसरा एक कारण यह भी है कि पानी की कमी भी है, क्योंकि तमाम बांधों के कारण बरसात को छोड़कर यमुना में ठीक से पानी नहीं होता है। तीसरा बड़ा कारण यमुना की पेटी में अतिक्रमण है, जिस पर वोट बैंक की राजनीति के कारण कार्रवाई कभी नहीं की जाती। और अब आपको विस्तार से बताते हैं कि दिल्ली में यमुना के अंदर प्रदूषण आखिर है क्यों। यमुना में बिना ट्रीटमेंट और आंशिक ट्रीटमेंट के सीवेज के पानी मिलते हैं, जिससे यमुना प्रदूषित होती है। यमुना में 18 नाले गिरते हैं, जिनका गंदा पानी नदी को प्रदूषित करता है। वहीं तमाम उद्योगों की गंदगी भी यमुना में कई जगहों पर सीधे मिलती है। मलमूत्र जैसे दूषक पदार्थ कई जगहों पर दिल्ली में सीधे यमुना में मिलते हैं। उसी तरह कृषि से जुड़े कचरे को भी यमुना में प्रदूषण का एक बड़ा कारण बताया जाता है, जबकि इस प्रदूषण का एक बड़ा कारण रासायनिक कचरा भी है। इन सारे प्रदूषण के कारणों से यमुना की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि ये नदी आज खुद डायलिसिस पर दिखाई देती है। लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे राजनेता इसको आईसीयू में ही रखना चाहते हैं। कम से कम दिल्ली में तो ऐसा ही दिखता है। यमुना जितनी लंबी नदी है, उसका करीब 2% लंबाई वाला हिस्सा ही दिल्ली के हिस्से में पड़ता है। लेकिन ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि यमुनोत्री से लेकर प्रयागराज संगम तक 3/4 यमुना दिल्ली में ही प्रदूषित होती है। यानी दिल्ली के बीच से जब यमुना गुजरती है तो सबसे अधिक प्रदूषण यहीं पर नदी में मिलता है। कई जगहों पर दिल्ली में यमुना में ऑक्सीजन शून्य है। इसमें मलमूत्रों के गिरने के कारण फेकल क्लोरीफॉर्म बहुत ज़्यादा है। माना जाता है कि इस नदी में अगर फेकल क्लोरीफॉर्म का लेवल 2500 MPN यानी मोस्ट प्रोबेबल नंबर हो तो ये बहुत खतरनाक हो जाता है। जबकि दिल्ली में कई जगहों पर ये बहुत ज़्यादा है।
यहाँ के असगरपुर गांव में तो 79,000 एमपीएन तक है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली में यमुना का कितना बुरा हाल हो चुका है। आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केजरीवाल को दिल्ली की यमुना में डुबकी लगाने की चुनौती आखिरकार क्यों दी थी। बहनों और भाइयों, अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? अगर उनमें नैतिक साहस है तो उनको इसका जवाब देना चाहिए। यमुना मैया को एक गंदे नाले के रूप में बदलने का अपराध क्या उन्होंने किया है कि नहीं किया है? यमुना में बगैर नहाए तो किसी का काम चल सकता है, लेकिन यमुना के दूषित और जहरीले हो चुके पानी के प्रभाव से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। मैली यमुना का कहर यह है कि दिल्ली में यमुना किनारे मिट्टी में जहर घुला है। यहाँ अंडरग्राउंड वाटर दूषित हो चुका है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति बेहद कम हो चुकी है और इस मिट्टी में पैदा हुई सब्जियां आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो रही हैं। इसके कारण फेफड़े, दिमाग और पेट में कैंसर का खतरा भी बढ़ा है, जबकि लोगों को याददाश्त संबंधित बीमारियां भी अब तेजी से होने लगी हैं। और ये सब तब है जब यमुना को साफ करने के लिए अरबों अरबों रुपए बहाए जा रहे हैं। पिछले 3 दशक में जितना पैसा यमुना की सफाई में खर्च हुआ, उसके बाद यमुना को कल बहना चाहिए था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। अप्रैल 1993 में पहला यमुना एक्शन प्लान आया, जिसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के 21 शहर शामिल किए गए। तब इस पर 682 करोड़ का बजट बना था। दूसरा यमुना एक्शन प्लान साल 2012 में बना, जिसमें 1514 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च हुए। वहीं तीसरे यमुना एक्शन प्लान के लिए अनुमानित राशि 1656 करोड़ रुपए की रखी गई थी। और अगर दिल्ली में ही यमुना पर खर्च करने की बात करें तो विधानसभा में पर्यावरण विभाग ने उत्तर दिया था कि 2017 से 21 के बीच दिल्ली वाले हिस्से में यमुना की सफाई पर 6,856 करोड़ 91 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। वहीं यमुना एक्शन प्लान 3 के लिए दिल्ली को 200 करोड़ रुपए मिलने की बात भी की गई, जबकि केंद्र से दिल्ली जल बोर्ड को यमुना की साफ सफाई के लिए 1000 करोड़ रुपए मिले हैं। वहीं जल शक्ति मंत्रालय के 11 प्रोजेक्ट के लिए 2361 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। यह है यमुना की ऊपर किया गया खर्चा, और उसके बावजूद भी दिल्ली में यमुना की क्या स्थिति है ये किसी से छिपा नहीं है। इसके ऊपर राजनीति हो रही है, राजनीति चलती रहेगी। दिल्ली में चुनाव है 5 तारीख को, और दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। और ये बात करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। 78 साल के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों बहुत जल्दबाजी में दिखाई दे रहे हैं। इतनी जल्दबाजी में कि सब कुछ आज और अभी कर लेना चाहते हैं। अमेरिका को बदलना भी चाहते हैं और अपना बदला लेना भी चाहते हैं। इसीलिए ट्रंप ने जस्टिस डिपार्टमेंट में कई अधिकारियों को नौकरी से निकाल दिया, जिन्होंने ट्रंप के खिलाफ मुकदमा चलाया था। सेना में ट्रांसजेंडर्स की भर्ती पर ट्रंप ने तलवार लटका दी है। वो कोलंबिया के अप्रवासियों को वापस भेज रहे हैं, और वो भी जबरन कोलंबिया पर इमरजेंसी टैरिफ लगाकर। वो मिसाइलों के हमलों से बचाने वाला आयरन डोम बनाना चाहते हैं। ट्रंप चिप से लेकर मेटल तक पर टैरिफ लगाना चाहते हैं। खबर यह भी है कि वो गाजा को खाली कराना चाहते हैं ताकि ग्रेटर इजराइल बनाया जा सके। और हाँ, यह भी खबर है कि ट्रंप तीसरी बार राष्ट्रपति बनने की ख्वाहिश दिखाने लगे हैं, इशारों में ही सही। और अब देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट कि कैसे ट्रंप हड़बड़ी में है, लेकिन ये हड़बड़ी अमेरिका के लिए भी नुकसानदेह हो सकती है। I was saved by God to make America great again. अमेरिका को फिर से महान बनाने के चक्कर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जल्दबाजी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। विदेशी माल पर ज्यादा टैक्स लगाने की ट्रंप की जिद ने लगता है कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को भी नाराज कर दिया है। ये वही मेलोनी है
जो ट्रंप की ताजपोशी का गवाह बनने व्हाइट हाउस पहुंची थी। Ho già risposto altre volte, guardi, la questione del surplus commerciale non è una questione che diciamo nasce con la presidenza Trump, è una questione che le amministrazioni americane hanno posto spesso. अगर घरेलू मोर्चे पर बात करें तो ट्रांसजेंडर को लेकर ट्रंप के रुख ने बड़ा बवाल मचा दिया है। ट्रंप ने उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन कर दिए हैं जिनमें ट्रांसजेंडर पर आने वाले दिनों में सेना में भर्ती होने पर पाबंदी लग सकती है। अब उनके काम का पहले मूल्यांकन होगा। 21 लाख की अमेरिकी सेना में ट्रांसजेंडर की संख्या मुश्किल से 9,000 से 14,000 के बीच होगी। अपने पहले कार्यकाल में भी ट्रंप ने ट्रांसजेंडर सैनिकों पर पाबंदी लगाने की कोशिश की थी, लेकिन अदालती चक्कर में बात अटक गई। हालांकि ट्रंप इस मामले में जब बोलते हैं तो लगता है कि एक उलझन और दुविधा के शिकार हैं। Look, I have great respect for the community. I think I have great support, or I've had great support from that community. I got a lot of votes. But the transgender, the military is working on it now. They're doing the work. It's been a very difficult situation. And I think I'm doing a lot of people a favor by coming out and just saying it. As you know, it's been a very complicated issue for the military. It's been a very confusing issue for the military. And I think I'm doing the military a great favor. सत्ता में आते ही ट्रंप ने अप्रवासियों को निकालने का काम तेज कर दिया। वो इस सख्ती से ये काम कर रहे हैं कि जब कोलंबियाई अप्रवासियों को लेकर अमेरिका के 2 जहाजों को कोलंबिया ने वापस लौटा दिया तो ट्रंप ने कोलंबिया पर बहुत बड़ा टैरिफ और वीजा प्रतिबंध लगा दिया। ट्रंप ने कोलंबिया से आने वाले सभी उत्पादों पर 25% इमरजेंसी टैरिफ लगा दिया। साथ ही ये धमकी भी दी कि अगर कोलंबिया की सरकार ने अप्रवासियों को नहीं रखा तो हफ्ते भर में ये टैरिफ 50% तक हो सकता है। साथ ही कोलंबियाई सरकार के अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध भी लगा दिया। इसका असर ये हुआ कि कोलंबिया अपने नागरिकों को खुद वापस लाने लगा। लेकिन कोलंबिया के लोग क्या कह रहे हैं, जरा ये भी सुनिए। La embajada dice que estemos pendientes por la aplicación por un correo. दूतावास हमें मेल द्वारा आवेदन का इंतजार करने को कह रहा है। हम सभी किसी न किसी तरह से प्रभावित हैं, चाहे वो लोग जो अमेरिका में रहते हों या वो जो कोलंबिया में रहते हैं, क्योंकि मौजूदा व्यापारिक संबंध और पारिवारिक रिश्ते प्रभावित हो रहे हैं। इस सब को लेकर बहुत अधिक असमंजस है। जानकार मानते हैं कि ट्रंप अगर ऐसे ही तुनक मिजाजी फैसले लेते रहे तो इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं। इससे अमेरिका के मित्र देश भी दूर हो सकते हैं। अमेरिका की विश्वसनीयता और साख पर बट्टा लग सकता है। अमेरिका में टैलेंट की कमी हो सकती है। इसका असर ये भी हो सकता है कि अमेरिका से कारोबार करने वाले तमाम देश चीन का रुख कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये हो सकती है कि जिस लैटिन अमेरिका के देशों से अमेरिका के ताल्लुक बहुत अच्छे रहे हैं, वो लैटिन अमेरिका भी अमेरिका से मुंह मोड़कर चीन की तरफ देख सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ये बात बहुत सरगर्मी से उठ रही है। That would be a blow to Latin America, but it might also hurt the U.S. in the long run, as it's likely to push Latin American countries closer to China and curtail larger efforts to stop Chinese influence in the region. और हाँ, चीन से याद आया कि चीन पर भी टैरिफ लगाने की बात ट्रंप कर चुके हैं, लेकिन इन दिनों पनामा नहर को लेकर चीन उनके निशाने पर है। Teddy Roosevelt became president and he spent all of that money that was made from tariffs. The money was so enormous. And they built the thing called the Panama Canal. You might have read about this lately. It's become a hot subject because China essentially has taken it over, and we're not going to let that happen. We're not going to let that happen. It was the biggest investment to this day ever made by the country. In other words, if you bring it up to modern day numbers, we spent money that we've never spent anything so much. We've never had so many people die. 38,000 people died building the Panama Canal 110 years ago. And they gave it away for $1. It's also one of the most profitable things ever built. You know, ships are lined up back to Florida trying to get through. We're not going to let that happen. अब इंतजार कीजिए और देखिए कि ट्रंप की तेजी सत्ता के हनीमून पीरियड में ही है या आगे भी रहेगी। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। खबरों में आज आपने डीप सीक की चर्चा सुनी होगी। आखिर ये डीप सीक क्या है, क्यों
अमेरिका और खुद ट्रंप इससे परेशान है। लॉन्च होने के साथ ही इसने अमेरिका को एक बहुत बड़ी चुनौती दे डाली है। क्या इस धारणा को चुनौती मिल गई है कि एआई के मामले में अमेरिका ही सबसे बड़ा खिलाड़ी रहा है? इन सारे सवालों का जवाब आपको हमारी ये अगली रिपोर्ट देगी। लियांग वेनफेंग, आज ये नाम चर्चा में और अगले कई दिनों तक चर्चा में बना रह सकता है। दरअसल लियांग ने दक्षिण पूर्वी चीन के शहर हांगजो में एक कंपनी बनाई और उस कंपनी ने डीप सीक नाम का ऐसा एआई ऐप बना दिया जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। तहलका ऐसा मचा कि पूरा ग्लोबल मार्केट हिल गया और अमेरिका के टेक शेयरों में कोहराम मच गया। अमेरिका, ब्रिटेन और चीन में एप्पल के ऐप स्टोर पर डीप सीक ने ओपन एआई के चैट जीपीटी और मेटा समेत दूसरे प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ दिया और टॉप रेटेड ओपन सोर्स यानी फ्री एआई ऐप बन गया। नतीजा ये हुआ कि अमेरिका में सब कुछ बदल देने की हड़बड़ी में दिख रहे राष्ट्रपति ट्रंप को खुद सामने आना पड़ा। The release of DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up call for our industries that we need to be laser focused on competing to win, because we have the greatest scientists in the world. Even Chinese leadership told me that. They said you have the most brilliant scientists in the world in Seattle and various places, but Silicon Valley, they said, there's nobody like those people. This is very unusual when you hear a DeepSeek, when you hear somebody come up with something. We always have the ideas. We're always first. So I would say that's a positive. That could be very much a positive development. So instead of spending billions and billions, you'll spend less and you'll come up with hopefully the same solution. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार चाइनीज एआई स्टार्टअप डीप सीक की लोकप्रियता में उछाल ने अमेरिका में एआई से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में बिकवाली बढ़ा दी है। सोमवार को निविडिया, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा में गिरावट देखी गई। इतना ही नहीं, एआई से संबंधित हार्डवेयर बनाने वाली सीमेंस एनर्जी के शेयरों में 21% की गिरावट आई। ध्यान देने की बात यह है कि डीप सीक ऐसे वक्त में धूम मचा रहा है जब अमेरिका एडवांस चिप तकनीक की बिक्री को लेकर चीन पर पाबंदी लगा रहा है, यानी वो तकनीक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ताकत देती है। तो आइए अब आपको डीप सीक के बारे में संक्षेप में कुछ और जानकारियां दे देता हूं। बहुत ही आसान तरीके से आपको समझने में बहुत आसानी रहेगी। पहला सवाल यही ग्राफिक्स में आपको दिखाते हैं कि आखिरकार ये डीप सीक है क्या, आप भी जानना चाहते होंगे। ये एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चैटबॉट है जिसने सारे मौजूदा एआई मॉडल्स को इस वक्त पीछे छोड़ दिया है। अगला सवाल इसमें लेते हैं और वो है कि क्या करता है डीप सीक, इसका काम क्या है डीप सीक का। जैसे तमाम चैट जीपीटी और एआई के जो सोर्स होते हैं, मॉडल्स होते हैं, उसी तरीके से ये चैट जीपीटी की तरह एक बोर्ड है जिसमें आप कुछ भी जवाब जान सकते हैं। उसी तरह की जानकारी ये भी देता है। क्यों इसकी इतनी चर्चा हो रही है, किस तरीके से काम करता है, ये अगला सवाल है। गणित, कोडिंग और नेचुरल लैंग्वेज रीजनिंग जैसे काम में ये इस्तेमाल किया जाता है और बहुत आसानी से सब चीज़ें कर देता है। अब अगला सवाल लेते हैं, किस मायने में अलग है डीप सीक, क्यों डीप सीक को लेकर दुनिया इस वक्त हैरान हो रही है और खासकर अमेरिका। चैट जीपीटी जैसे मॉडल पर कई बिलियन डॉलर खर्च हुए हैं, लेकिन डीप सीक पर मात्र $6 मिलियन हुए, जो कि कहीं कम है क्योंकि यह सस्ता तरीका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट पर जाने का, इसीलिए इतना ज़्यादा चर्चित हो गया है। इसीलिए आज अमेरिका और अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे वो मेटा हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, एनवीडिया हो, वो सब इसके डीप सीक के आने से परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो आज खबरों की खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। शुभ रात्रि।